चार देवरानियों ने बदल दी जिद्दी ससुराल वालों की सोच। एक बड़े हॉल में करीब 40-50 महिलाएं बैठी हैं। कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है, कोई मायके से निकाली गई है, कोई अपने बच्चों के साथ बेसहारा हुई है। सामने एक बोर्ड लगा है, नई उड़ान महिला सहायता एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो कि 5 बहू ने मिलकर औरतों की सहायता के लिए खोली थी। तभी एक आदमी अपनी औरत का जबरदस्ती हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना, मैं अपने बच्चों के साथ अकेले रह लूंगी। बकवास बंद करो और घर चलो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। पता नहीं कौन सी भिखारी जगह आ गई हो। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। वो आदमी मार ही रहा होता है कि मानसी आकर हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी औरतों के बीच तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? ये कैसे लगा कि मैं ये होने दूंगी? तुम लोग जो भी हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, कह दिया ना। उषा, हिम्मत करो। मानसी की बात सुनने पर वो औरत अपने पति को चांटा मारकर भगा देती है। मैंने कर दिखाया दीदी, आपको इतनी हिम्मत कैसे मिली? सर अपने बारे में तो बताओ। हम अपने बारे में क्या बताएं? हमें जो भी ताकत मिली है अपनी जेठानी से मिली है। झूठ मत बोलने लगना, मेरी चारों देवरानियों ने मुझे स्ट्रांग बनाया है। मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी इस चीज से बाहर नहीं आ पाती। जिस दिन मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, उसी दिन डर खत्म हो गया। पहली देवरानी सिलाई मशीन की ओर इशारा करती है। ये मशीन सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, टूटी हुई जिंदगियां भी जोड़ती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि बिना पति की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि सम्मान के साथ जीना डर के साथ जीने से कहीं बेहतर है। दीदी, आप लोगों ने इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? चारों देवरानियां एक दूसरे को देखती हैं। जेठानी की आंखें भर आती हैं। अगर जानना चाहती हो कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे तो चलो आप सबको इस कहानी के बारे में बताते हैं, जहाँ की शुरुआत मुझसे हुई। सुबह के 6 बजे जल्दी उठकर बहू घर की सफाई कर सारा खाना पीना बनाती है और जैसे ही सुबह का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर ससुर को परोसती है तो वो मोटे पराठे और चाय देखकर बौखला कर जमीन पर फेंक देता है। वो गरम गरम चाय बहू के हाथ पर भी लग जाती है। पापा जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हाथ पर चाय गिर गई। तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? इतने मोटे आलू के पराठे कौन बनाता है? और चाय के साथ तुम हमें ये बेकार नाश्ता दे रही हो। कुछ अच्छा बनाना नहीं आता क्या? जाकर दोबारा बना। तू बहू नहीं, बोझ है, बोझ। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता क्या? सुबह सुबह गाली खाने की आदत हो गई है। मुकेश पूरे घर के सामने समीक्षा को सुनाता है। वो प्लेट उठाकर वापस रसोई में जाती है और दूसरी चाय बनाकर नाश्ता बनाकर लाती है। तब जाकर घर वाले खाते हैं। सास को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो चुप रहती है। शाम को चारों देवर ऑफिस से जल्दी आते हैं। इस वक्त समीक्षा सब्जी बना रही थी। तभी एक देवर कीचड़ के जूते लाकर इधर उधर फेंक देता है। आवाज आने पर समीक्षा बाहर आती है। भाभी, जूते साफ कर देना, और हाँ, चमक कम हुई तो दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए ढंग से कर देना। सुनाई नहीं दिया? साफ करो। मैं तुम्हारा काम अभी नहीं कर सकती, कम से कम गंदे जूते अंदर तो मत लाओ। नहीं काम करोगी तो सुनना पड़ेगा, पता है ना? अरे भाभी, जरा मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, और मुझे भी ठंडा ठंडा जूस दे दो। और मेरे तो कपड़े प्रेस कर देना, वो वाली यूनिफॉर्म अभी धो देना, सुबह यही पहन के जाना है। क्यों, तुम्हारी एक्स्ट्रा शर्ट थी, वो कहाँ गई? उसका बटन टूट गया है। आप इतने सवाल क्यों कर रही हो? अपना काम नहीं किया जा रहा है क्या? तुम चारों की चारों को पता है कि मैं सुबह से काम करती रहती हूँ, तुम्हारे सामने भी कर रही हूँ, फिर भी मुझे अपने अपने काम बता रहे हो। थोड़ा बहुत खुद कर लिया करो। चारों देवर हंसकर उसे देखते हैं। अरे घर की बहुएं सेवा के लिए होती हैं, बराबरी करने के लिए नहीं। आराम करके कहाँ जाना है? अभी भैया को बताया ना तो आपकी क्लास ले लेंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी भाभी से इस तरीके से बात करते हुए? कुछ नहीं तो उम्र और रिश्ते का लिहाज कर लो। माँ, अब आप ही चालू मत होना, नहीं तो पापा आपको लपेट लेंगे। रहने तो माँ, भैया भी बिगड़ चुके हैं पापा के लाड में। तेरा तो कोई मतलब नहीं बनता हम सब के बारे में कुछ बोलने का। अंदर जा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके तेरा दिमाग भी ठुस हो गया है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब है, और ये सब गंदगी कैसे हो रही है? सफाई नहीं होती तुमसे? कुछ नहीं जी। अभी करती हूँ पापा जी। तब समीक्षा वहां की सारी सफाई करती है। किसी देवर को जूस तो किसी को कॉफी देती है और सबका खाना लगा देती है। इतने में पति भी आ जाता है, पर नशे में अपने जूते उतरवाता है। जूते उतारो मेरे। आप आज फिर बाहर से ये सब पीकर आ गए। कितनी बार आपको मना किया है, मत पिया करिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना।
आपको खाना खाना ही पड़ेगा। समीक्षा अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है, तभी राजीव नशे की हालत में उसे चांटा जड़ देता है। समझ नहीं आता? एक ही बात कितनी बार समझाओ? अपने मन की मुझ पर कभी चलाने की कोशिश मत करना। पैरों की जूती हो वही बंद कर रहो। समीक्षा रोने लगती है, खाना हटा देती है। राजीव ऐसे ही नशे में सो जाता है। उसे ठीक करती है, चादर उड़ाती है। अगले दिन बारिश हो रही थी, घर में सामान नहीं था। मुकेश जानबूझकर समीक्षा को ही बिना चाहते के सामान लेने भेजता है, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और फिर घर पर मेहमान आते हैं। अरे आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। समीक्षा, जाओ कुछ अच्छा बना कर लाओ, और 2 मीठा 2 चटपटा और बाकी का नॉर्मल खाना बना झटके से। जी पापा जी। अच्छू। शर्म नहीं आती? छींक दिया। कितने सारे लोग बैठे हैं। अंदर जाओ, यहाँ से पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया है। बहू अंदर आजा, पहले कपड़े बदल ले। कपड़े बदलने के बाद समीक्षा रसोई में खाना बनाती है तो वसुंधरा और रानी भी उसकी मदद करवाते हैं। बारिश में भीग जाने की वजह से वो हल्की बुखार में आ गई थी। खड़ा हो ही नहीं जाया जा रहा था। अच्छू अच्छू। माँ जी आप यहाँ से जाइए। पापा जी या किसी और ने हम सबको साथ में देख लिया तो गुस्सा करेंगे। उन्होंने बस खाना बनाने के लिए मुझे ही बोला है। हाँ, अगर कुछ बोलेंगे तो मैं सुन लूंगी। अपनी हालत देख, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। इतना सब कुछ अकेले कैसे बनाएगी? हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब अकेले नहीं कर पाओगी, लेकिन हम तीनों साथ मिलकर जल्दी करेंगे। चल रानी, जल्दी कर। मैं रसमलाई को तैयार कर ली हूँ, उसको दूध में डाल और फ्रिज में रख। सब्जी बना देती हूँ। अच्छी। अरे कहाँ मर गई तुम तीनों की तीनों? कुछ खाना बना कि नहीं बना वसुंधरा? वसुंधरा मुकेश के पास आकर, बस जी वो ला रही है, थोड़ी देर और। तुम सबके पास क्या कर रही हो? यहाँ पर खड़ी रहो। जी मेरा यहाँ पर क्या काम है? हुक्का लेकर आओ। अरे भाभी जी, 2 हुक्के यहाँ पर भी रख देना। वसुंधरा को मुकेश के पास रहना पड़ता है। वो 2 हुक्के लाकर रख देती है और ये 4-5 दोस्त हंसी मजाक करके कमरे में धुआं छोड़ते हैं। वहीं रानी अपनी भाभी के साथ जल्दी खाना निपटवा देती है और कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। फिर खाना खाकर चले जाते हैं। झूठी प्लेट उठाते वक्त वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तब वसुंधरा से कमरे में ले जाती है कि राजीव चिल्लाने लगता है। माँ, कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो इसे। समीक्षा, जो मेरे लिए खाना लेकर आओ। तू पागल हो गया है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा उसकी हालत ठीक नहीं है? वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तेरा काम कैसे करेगी? अपना अभी खाना ले सकता है? नहीं ना, तो ठहर जा, मैं ही ला कर देती हूँ। ये सब इसकी नौटंकी है, इसका साथ मत दो। अभी 2 थप्पड़ मारूंगा, सब करने लगेगी। भैया भाभी की सच में हालत खराब है, उन्हें बुखार भी आ रहा है बारिश में भीगने की वजह से। हाँ तो किसने इसे भेजने को कहा था? नाच रही होगी जरूर छत पर। नहीं भाभी, दिन में पापा की मर्जी से बिना चाहते के बाहर गई थी। बड़ी नाजुक कली बन रही है। अब बाकी का काम कौन करेगा? जाओ इसे अंदर ले जाओ। वसुंधरा समीक्षा को उस कमरे में छोड़कर आती है और रानी उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती है। इतने में वसुंधरा झूठे बर्तन उठाती है कि कुंदन, ओहो भाभी की तबीयत खराब है, मुझे तो अपना काम करवाना था उनसे। हाँ मुझे भी सिर की मालिश करवाता। अरे इस एक बहू से अब काम नहीं संभलता। इससे तो हमने इतना सारा काम करवाया कि अब थकने लगी है। अब वक्त आ गया है कि इन चारों की भी शादी कर दी जाए। 4 नई बहुएं आएंगी तो सारा काम बांट लेंगी और सब अपने अपने पति को देख पाएंगी। हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारी वाली आएगी, हम उनसे काम करवाएंगे। अरे भैया की तरह मैं भी अपनी पत्नी से अपने पैरों के जूते उतरवाऊंगा, वैसे आगे पीछे घुमवाऊंगा और डांटूंगा भी। बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? औरत का सम्मान करना सीखो। जो नई लड़की आएगी वो ये सब नहीं सहने वाली। मैं और बड़ी बहू बेचारी हैं जो तुम लोगों को सह लेती हैं। और आप भी अगर उनके साथ भी यही करना है तो शादी मत करिए। किसी की बेटी की जिंदगी मत खराब करिए। ये सुनते ही मुकेश जोर से मेज पर हाथ मारता है। चुप, एकदम चुप, बकवास बंद करो। इस घर में औरतें सलाह नहीं देती और जो यहाँ तुम दोनों के साथ होता है वही उन चारों के साथ भी होगा। बड़ाई हमें ज्ञान देने वाली। इतना ही है तो अपने चारों बेटों के लिए एक अच्छी घर की लड़कियां ढूंढो और उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए हम सब के बारे में। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर खड़ी समीक्षा और रानी ये देख रहे होते हैं। माँ जी, ये इतने कठोर दिल वाले कैसे हो सकते हैं? क्या इनके सीने में दिल नहीं पत्थर है? माँ पापा घर की औरतों को इतना परेशान क्यों करते? अगर आप शुरू से ये सब नहीं सहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन इन सब के आगे मैं अकेली थी। वो मेरी आवाज को इन्होंने बंद कर दिया। मैं कुछ करना भी चाहती तो मुझ पर हाथ उठाते थे। बहू तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा।
वो जाने नहीं देंगे माँ जी। पिछले 2 साल में उन्होंने जाने कहाँ दिया है। मैं बात करूंगी, तू भी करना, फिलहाल आराम कर। वसुंधरा बुखार की गोली और सूप पिलाकर समीक्षा को सुला देती है। अगले दिन भी समीक्षा कमजोर होती है तब भी। अरे ओ छोई मोई का पेड़, चुपचाप खड़ी हो जाओ और घर के काम करने लगो। काम करते करते ठीक हो जाओगी, समझी? राजीव जी, मैं कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन के लिए मायके चली जाऊं। क्यों मायके जाकर तुम्हें कोई ठीक होने की गुट्टी पिला देगा? बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है? जी आप गलत समझ रहे हैं। अपना कटर जैसा मुंह बंद रखो और यहीं रहो। ऐसा कहकर राजीव चला जाता है और समीक्षा टूट जाती है। वहां का माहौल ऐसा था कि खुश मिजाज इंसान भी 2 पल में बीमार पड़ जाए। लड़के वाले रिश्ता लेकर जाते हैं। चारों लड़कियों ने सूट पहना हुआ था। देखिए, हमारे बेटों के लिए चारों बहू वैसे तो बहुत सुंदर है, तो आप बताइए शादी अगले महीने ही कर दें? शादी अगले महीने तो हो जाएगी भाई साहब, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं अपनी बेटियों के बारे में। हमारी बेटियों पर हमने कभी रोका टोकी नहीं करी है। वो पढ़ी लिखी समझदार हैं, तो आप भी ये सब कभी ना करें, इसका हमें आश्वासन दे दीजिए। हाँ, और हमें घूंघट वगैरह भी तो नहीं करना पड़ेगा ना, ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं। वैसे हमारे घर की औरतें मर्यादा में रहती हैं, घूंघट से बाहर आंख उठाकर भी नहीं देखती, और ये एक तरह से ठीक होता है। बच्चों, मर्यादा घूंघट में नहीं, सोच में होती है अंकल जी। हम चेहरे पर पर्दा गिराकर जी चुराना नहीं, खुली हवा में सांस लेकर परिवार का नाम रोशन करना जानते हैं। हाँ, जब यही सब सोचना है तो पढ़ाई किस काम की। बच्चों, पुराने रीति रिवाज खराब नहीं होते, अगर वो बनते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बनते हैं औरतों के लिए। परंपराएं घर को जोड़ती हैं, पंख नहीं काटती। हम संस्कारों से बंधे जरूर हैं, लेकिन आजाद सोच के साथ जीना जानते हैं। घूंघट हमारे बस की बात नहीं है। पापा, इन सब की जुबान तो कैंची की तरह चलती है। हाँ पापा, क्या हमें इनसे शादी करनी चाहिए? अरे बेटा, ऐसी लड़कियों से ही तुम्हें शादी करनी चाहिए। ऐसी सोच वाली लड़कियों के जब पंख कुतरेंगे, 4 दीवारी में रखोगे, तभी तो इनकी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि इनके माँ बाप ने तो इन्हें कुछ सिखाया नहीं है। हे भगवान, मेरे बच्चे और पति इन मासूम बच्चियों के लिए कैसी बातें कर रहे हैं। मैं समीक्षा बहू की तरह उनकी जिंदगी नरक होते हुए नहीं देख सकती। भगवान साथ देना। अरे वाह, आप सबकी सोच कितनी अच्छी है। यही तो हम चेक कर रहे थे। हमें अपने घर के लिए ऐसी ही औरतें चाहिए थी जो आवाज बुलंद रखें। और आप इस परीक्षा में पास हुई। बिल्कुल, मुझे तो मेरे घर की आज के जमाने की बहू मिल गई। हे भगवान, एकदम से वक्त कैसे बदल गया और जज्बात भी। जरूर ये इनकी कोई चाल होगी। कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे समधन जी, मुंह मीठा करवाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। सबका मुंह मीठा करवाते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है और सगाई भी तुरंत हो जाती है। कुछ दिनों बाद समीक्षा की चारों देवरानियां उसके देवर से शादी करके घर में आती हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही डर था, हाथ कांप रहे थे आरती के समय। क्या हुआ भाभी, आपके हाथ क्यों कांप रहे? कुछ नहीं, बस शादी की वजह से थकान हो गई है, इसलिए पकड़ नहीं पा रही। चिंता तो मुझे इस बात की है कि आगे ना जाने मेरी चारों देवरानियों के साथ क्या होने वाला है। भगवान, इस बार कुछ ऐसा करना कि मेरे भैया और पापा की अकल ठिकाने आ जाए और इनकी जिद्दी सोच का चूरमा बन जाए। आओ मेरे घर की चारों लक्ष्मियों, गृह प्रवेश करो। और फिर चारों बहू गृह प्रवेश करती हैं। अगले दिन उनकी पहली रसोई होती है और वो सज धज कर मॉडर्न साड़ी में रसोई में खाना बनाती हैं। जैसे ही ससुर देखता है, अरे इनकी ये हिम्मत, ऐसे कपड़े पहने। नहीं, अभी मुझे शांत रहना होगा। कुछ देर बाद चारों बहू स्वादिष्ट खाना ससुराल वालों को परोस देती हैं। घर के मर्दों को चारों बहू के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। किसी तरह मुकेश ने उन सबका मुंह बंद करवा रखा था। वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन तुम्हें कुछ पूड़ी कचौड़ी दाल बाटी राजमा चावल बनाने चाहिए थे। ये सैंडविच पास्ता पिज्जा, ये क्या है? पापा जी, नया जमाना नई सोच। प्राउड ऑफ यू बहू, ये लो तुम्हारा नेक। जमाने के साथ खाना भी बदल गया। ऐसे ही तो पापा जी, धीरे धीरे शुरुआत होती है। आपको क्या लगता है, क्या इस घर की औरतों की स्थिति बदल पाएगी? क्या चारों देवरानियां मर्दों की जिद्दी सोच को तोड़ पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट करिए। 2 दिन गुजर जाते हैं जहां चारों देवरानियां देखती हैं कि जो कि उन्हें अजीब लगता है। साथ ही ससुर और उसके बेटे अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अगले दिन देखते हैं कि उनके आने से पहले ही उनकी पत्नियां शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती हैं। तब कुंदन, अंकित, बहुत देर से भूख लग रही थी, अच्छा पास्ता बनाए ना? बना तो अच्छा है, आखिर बनाया किसने है? मैंने। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई अपने पतियों से पहले खाना खाने की? इस घर में मर्द पहले खाते हैं और फिर औरतें। इस बात को अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा लोगी ना, उतना अच्छा होगा। अंकित जी, आपको अचानक से क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ, अगर हमें भूख लग रही है, हमने खा लिया, तो इस पर क्या गलत हो गया? ये गलत ही है, समझी? इस घर में औरतों के बोलने की आजादी नहीं है।
मर्दों के आगे तो बिल्कुल नहीं। 2 दिन से जो तुम देख रही हो ना, ये सब एक दिखावा था। अच्छा, और रिश्ता जब तय हुआ था वो सब परीक्षा एंड ऑल? ये सब एक दिखावा था ताकि तुम चारों को शादी के बाद सबक सिखाया जाए। अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाइए। क्या आप हमें पढ़ा लिखा गंवार समझने की गलती कर रही हैं? मानसी ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोले भाभी? समीक्षा, अपनी चारों देवरानियों को समझा दो क्या झुक कर रहना पड़ता है। चारों ने नजरअंदाज करके चली जाती हैं, जो कि ससुर और उनके पतियों को बहुत जोड़ता है। कमरे में नेहा किताब पढ़ रही होती है, तब अंकित किताब छीनकर, ओह हेलो, यहाँ तुम्हें पढ़ने की नहीं झाड़ू लगाने की जरूरत है। जाओ मेरे लिए सोडा बना कर लाओ। झाड़ू तो मैं लगा दूंगी, लेकिन आपके दिमाग का कचरा तो पढ़ने से साफ होगा। उसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दो। नेहा पहले ही बारी में अपने पति का हाथ पकड़ लेती है। संभाल कर, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। वहीं मानसी बहुत देर से अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। ये बात सम्राट को हजम नहीं होती और वो उसका फोन लेकर काट देता है। बस बहुत हुआ। इस घर में ससुराल में आने के बाद मायके की याद नहीं किया जाता। दोबारा मैं तुम्हें फोन पर बात करते हुए ना देख लूं। सम्राट जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेरा फोन छीनकर मुझे मायके से दूर कर देंगे? मुझे बात करने के और भी तरीके आते हैं। रुको, अभी तुम्हारी अकड़ ठीक करता हूँ। सम्राट फोन तोड़कर अपने पैर से फोन कुचल देता है। अब खुश करो बात। तब मानसी भी गुस्से में उसकी कंपनी की फाइल उड़ाकर फाड़ देती है, जो कि सम्राट को अच्छा नहीं लगता। वो हाथ उठा देता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मेरी बहन यहीं पर है। आज तक मेरे पिता ने भी मुझे हाथ नहीं लगाया। तुम बचोगे नहीं सम्राट। इतने में जेठानी के रोने की आवाज आती है। चारों देवरानियां भरकर वहां जाती हैं। राजीव ने उसके गले को पकड़ रखा होता है। छोड़िए मुझे, मेरा गला, मुझे सांस नहीं आ रही है। इसी गले से तुम्हारी आवाज निकली थी ना मेरे लिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। देवरानी क्या आ गई हैं? बहुत दम आ गया है। मेरे पैरों की जूती हो जिसको मैं कभी भी रौंद सकता हूँ, समझी? जेठ जी, छोड़िए दीदी को। लगता है जेंजी देवरानियों का अवतार दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर नेहा फौरन स्नैप बनाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जेठ जी, दीदी को छोड़िए वरना अच्छा नहीं होगा। आपका वीडियो बन गया ना, जो कभी भी वायरल हो सकता है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? कुंदन अपनी पत्नी को समझा। लगता है फोन तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैंने तो आपकी भी वीडियो बना ली है। अब बोलिए। ये भगवान, इनको वीडियो बनाना है। राजीव छोड़ दे इसे, इनको तो बाद में देखेंगे। अपने आप के कहने पर राजीव समीक्षा को छोड़ देता है। समीक्षा की हालत बहुत खराब होती है। मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहती हूँ। दीदी, ऐसा क्या हुआ था जो जेठ जी आप पर इतना हावी हो गए? मैंने बस ये कहा था कि आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। घर में और भी औरतें, वो देखेंगी तो क्या कहेंगी, बस इसी बात पर बिगड़ गए। दीदी के गले पर कैसे निशान आ गए। डिम्पल, इसका भी फोटो निकाल, पुलिस वालों को दिखाएंगे, तब इनको अकल आएगी। माँ जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? आपके सभी बेटे कितने बदतमीज हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, हमसे हमारी आवाज छीन ली गई है। जुर्म करते हैं ये मर्द। दिन गुजरते हैं। कभी मुकेश वसुंधरा को ऊंची आवाज पर धक्का मार देता है। उसकी कमर में भी लगी हुई थी, अक्सर दर्द रहता है। तो कभी खाने पीने के ऊपर राजीव समीक्षा पर चिल्लाता है। एक दिन रानी अच्छी ड्रेस पहनकर कॉलेज जा रही थी, तब मुकेश, रानी ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? आज से पहले तो ये सब तूने नहीं पहना। कहाँ से आई कपड़े? वो भाभी। अब तो कॉलेज ऐसे जाएगी। तेरी नई भाभीियों का है ना ये काम। उनकी अकल भी अब जल्द ही ठिकाने आएगी। अंदर चल, आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगी। मुकेश उसके सामने लाइटर से सारी किताबें को जला देता है। पापा नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरे सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो रहे थे। बहुत सही किया पापा आपने। ये चारों पढ़ी लिखी देवरानियां तो बिगाड़ना चाहती हैं घर की औरतों को। इन्हें ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये तुम्हें करना है ना? तब सम्राट अपने कमरे में जाता है। मानसी मेकअप कर रही होती है। तब उसके चेहरे पर पानी डालकर सम्राट सारा मेकअप खराब कर देता है। ये क्या हरकत है सम्राट? मेरी बहन को बिगाड़ने चली हो ना तुम चारों की चारों बहनें। अभी तुम्हें बताता हूँ। सम्राट बेल्ट निकालकर मानसी को मारने वाला होता है। इतने में मानसी वो बेल्ट पकड़ लेती है और उसी से ही सम्राट को मारती है। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मत मारो। तुम्हें क्या लगा था दीदी और माँ जी की तरह मैं अपने पति से मार खाकर सह लूंगी? उनमें से नहीं हूँ मैं। तुम्हारे बड़े भैया को क्या लगता है औरतें पैरों की जूती होती हैं? नहीं, औरतें पति के सर का ताज होती हैं। दिखाती हूँ अभी। मानसी अपनी सैंडल उतारकर पति के सिर पर रखती है और उसे पकड़ने को कहती है। और खबरदार जो ये नीचे आई। तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो।
पापा पापा यहाँ आओ। मानसी अपने पति को बेल्ट से और मारती है और मुंह में कागज घुसा देती है और दरवाजा लगा देती है। वहीं कुंदन भी अर्चना को परेशान करता है तब अर्चना उसे कुर्सी पर हाथ पैर बांधकर बिठा देती है। क्या बोला था तुमने? चाय ठंडी है, गरम चाय पीनी है? अभी पिलाती हूँ गरम चाय। अर्चना गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और कुंदन के चेहरे पर मार देती है। वो बहुत डर जाता है। नहीं नहीं, मेरा चेहरा। पता चला कितना डर लगता है जब कोई मर्द आपके साथ ऐसी हरकत करता है। मैंने तो फिर भी आइस टी तुम्हारे मुंह पर डाली है। अर्चना अर्चना मुझे माफ कर दो, खोल दो, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। पड़े रहो यहीं, आखिर तुम मर्दों की जिद्दी सोच को बदलना ही होगा। अर्चना कुंदन के मुंह पर टेप लगा देती है। ये देखकर चारों बहनें हंस रही होती हैं और पर वसुंधरा और समीक्षा ये देखकर परेशान होते हैं। बहू ये ज्यादा तो नहीं हो गया? माँ जी, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाले इस घर के मर्द। लेकिन अगर आप पहले ही आवाज उठा देती तो आज दीदी को ये भुगतना नहीं पड़ता। काश आपने भी पढ़ाई लिखाई की होती। आई एम एजुकेटेड, आई रियली हैव अ डिग्री, माय चाइल्ड, आई न्यू एवरीथिंग, बट आई जस्ट कुडंट स्टैंड अप टू माय हस्बैंड, आई कुडंट फेस हिम, क्योंकि मैं संस्कार और इस घर की मर्यादा को चुनती रही, जहां मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन ये सब इतना बढ़ जाएगा पता नहीं था। माँ जी, आप तो पढ़ी लिखी निकली। इन घर के मर्दों ने हमेशा दबा के रखा है, एक एक चीज के लिए मोहताज बनाया है और कभी कहीं जाने नहीं दिया, घूमने नहीं दिया। और इन सब चीजों से आगे निकलने का एक यही तरीका है कि माँ जी, हम सब अपने पैरों पर काम कर खड़े हो जाएं, पतियों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। बाकी हम चारों इनकी सोच को तोड़ कर ही रहेंगे और घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे भी, पर सबसे पहले हमें रानी की क्लास शुरू करवानी है ताकि कल को ये ना किसी मर्द की घटिया सोच से दबे। मेरी कमर। माँ जी, ये कमर में कैसा दर्द है आपके? आप हमेशा इस दर्द के साथ रहती हैं। 6 महीने पहले तुम्हारे पापा जी ने मुझे मारा था तब मेरी कमर में लग गई और डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, तब से दर्द रहता है। नेहा वसुंधरा की कमर की चोट को देखती है तो वहां नील पड़ा होता है। माँ जी, बहुत बड़ा जख्म है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत। पांचों बहू अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जहां पुराना जख्म होने की वजह से खून जम गया था। उसे दवाई और फिजियोथेरेपी के लिए बोला जाता है। तब ससुर, ये औरतों की मंडली कहां से आ रही है और बिना मुझसे पूछे तुम सबके पैर बाहर कैसे निकले? बस कीजिए पापा जी, आपको जरा सी भी शर्म आती है? आपने माँ जी के साथ क्या किया है और उन्हें डॉक्टर के पास भी नहीं दिखाया। कुछ हो जाता तो ऑपरेशन भी हो सकता था। आपको उनका दर्द नहीं दिखाई देता? मुझे क्या यही काम है कि इसका दर्द देख आज बाहर कमाने कौन जाएगा? हाँ तो कौन सा आप माँ जी से प्यार करते हैं और उन्हें कभी कुछ चूड़ी साड़ी ला कर दी है? चलिए माँ जी अंदर। पांचों बहू उसे अंदर ले आती हैं। नेहा, अर्चना, मानसी, डिम्पल, देखा ना, पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया हमारा घर के बाहर जाना माँ जी की दवाई के लिए। तो हम अपना घूमेंगे कैसे और पैसे कैसे कमाएंगे और इसकी पढ़ाई? इसके लिए दीदी हमें थोड़ा नाटक करना पड़ेगा इन लोगों के सामने। अगले ही पल खाने में नमक होता है तो मोक्षी डांटता है। ये क्या है? माँ बाप ने खाना बनाकर सिखाकर नहीं भेजा, इतना बेस्वाद खाना बनाया। माफ कर दीजिए, ध्यान नहीं रहा। ये क्या बेटा, आज इनकी आवाज नहीं निकल रही? पापा जी हैरान मत होइए, हमें समझ आ गया है कि हमें अपने पतियों की बात ही सुननी चाहिए। पापा जी, मैं कह रही थी रानी कहीं बाहर तो जाती नहीं है, 4 दीवारी में रहती है, कहीं भाग गई तो लड़के के साथ। इसीलिए मैं सोच रही थी कि उसे पढ़ाई की जगह सिलाई करवा लेते हैं, ध्यान बटा रहेगा। हाँ, ये तुमने सही बोला। रानी अपने कमरे में रहकर सिलाई करती नजर आएगी। अब तू बस समझी। जी पापा। चारों बहू एक दूसरे को आंख मारती हैं। कुछ देर बाद ही रानी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। उसके पांचों भाई और पिता देख रहे होते हैं। खबरदार, तूने इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश की, अब तो पापा ये हमारे ही मन की करेंगी, तो नेहा इस पर नजर रखना। जी अंकित जी। उन सभी के जाने के बाद मानसी अपना लैपटॉप वहां रख देती है। सुनो, तुम लैपटॉप पर अपनी ऑनलाइन क्लास लेते रहना और ऑनलाइन एग्जाम की बात मैं कर लूंगी। और मैं और डिम्पल दूसरे लैपटॉप पर ऑनलाइन काम करेंगे और दीदी आप अपना सामान डिलीवर करने की डिटेल्स चेक करना और घर के पीछे से देकर आना। और सिलाई का काम आप ही कर सकते हो, डिलीवरी का काम मैं कर लूंगी। इससे हम पांचों की आर्थिक जरूरत पूरी होगी और रानी पढ़ लेगी और एक बहू बीच बीच में माँ जी के साथ घर देख लेगी। और बहू फिर? जब तक माँ जी हम पर पैसे हो जाएंगे और इनको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं मानी तो अब हमें पुलिस का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर की सभी औरतें एक्टिंग करने लगती हैं और वो जो बोलते हैं वैसा करती हैं। इस आड़ में वो अपना ऑनलाइन बिजनेस और रानी की पढ़ाई संभालती हैं। और जब वो सबके सब बाहर ऑफिस में होते हैं तो लेडीज हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर शॉपिंग करती हैं। माँ जी, मजा आया ना? चलो अब सब आइसक्रीम खाते हैं।
बता रही हूँ, आज से पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा, और कभी बाहर भी तो नहीं आने दिया, ना बाहर का खाया पिया। दीदी अब सब कुछ होगा, औरतों की भी कोई जिंदगी है। पांचों बहू अपनी सास के साथ अलग अलग चीज खाकर खुश होती हैं और नंद भी फोटो खिंचवाती है। इसके बाद वो अपने पतियों के आने से पहले घर में आ जाती हैं। तब पड़ोसन, क्या बात है, तुम्हारे घर से तो हमेशा शोर शराबा आता है, तुम्हारे घर के मर्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं, और आज तुम सबके सब ऐसे बाहर निकल गई। बड़ी बहू और वसुंधरा के लिए मुझे तरस आता है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक होगा। आखिर हमारी भी कुछ लाइफ है कि नहीं, इसीलिए आज हम सब बाहर गए थे। पर आप बताना नहीं। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि समीक्षा की ऐसी चारों देवरानी आई जो घर की सूरत बदलने वाली हैं। वो तो है आंटी जी। अरे अरे, उन सब की कार आ गई। चलो चलो सब अंदर चलो, कपड़े बदल लो, और मुझे तो कपड़े सिलने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। सब अंदर जाकर कपड़े बदलकर अपना घर का काम करते हैं। मर्दों को शक नहीं होता। इसी तरह 1-2 महीने बीत जाते हैं। उनके पास पैसे भी जमा हो जाते हैं। लेकिन एक शाम वो कुछ आदमियों को घर पर ले जाते हैं और बहू से खाना बनाने को कहते हैं। बहुत थक गया मैं वसुंधरा, पानी दो और जूते निकालो मेरे। जी ये लीजिए पानी। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद। माँ जी को अभी भी ये सब करना पड़ता है। सही बोला, हम पर पैसे तो जमा हो चुके हैं। मानसी, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मेहमान बैठे हैं, थोड़ा माहौल बनाओ। मतलब ये इन लोगों को एंटरटेन करो, हमारे दोस्त हैं। नहीं किया तो तुम्हारी सास के साथ वो करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अरे भाई महफिल सजाओ ना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे पापा जी, माँ जी को छोड़ दीजिए। कुछ ही देर बाद हॉल में पांचों के पति अपनी पत्नियों को हाथों में गजरा पहना देते हैं। डिस्को लाइट ऑन हो जाती है और सबकी सब नाचती नजर आती हैं और जाम पिलाती हैं। ओए होए, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। और देख के तुझको दिल में मची रे खलबली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली। वाह जी, आपने तो माहौल जमा दिया। हाँ हाँ, आपको जो भी पसंद आ रही है उसकी कीमत लगा दीजिए। पापा, आज तो पैसा ही पैसा होगा। वसुंधरा ये बात सुन लेती है। बस कीजिए ये सब, मैंने आपको इतना गिरा हुआ नहीं समझा। आप मेरी बहू की यहाँ पर बोली लगा रहे हैं। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? छी, इतना गिर जाएंगे ये तो हमें भी नहीं पता था। मुझे भी लगता है अब हमें कुछ कहना चाहिए। बड़ा मुंह खुल रहा है ना, अब मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर राजीव समीक्षा पर हाथ उठाता है तो चारों देवरानी उसे बचाने आ जाती हैं। उस समय उन चारों के पति भी उन पर हाथ उठाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। उसी समय नंद सब कुछ रिकॉर्ड करके पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। अरे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये सब इन पति और ससुर ने किया है। ये पुलिस कैसे आई? छोड़ो हमें। किसी को मत छोड़ना इंस्पेक्टर साहब। इन घर के मर्दों ने हमेशा औरतों पर घरेलू हिंसा किया है, और आज तो बेचने चले थे। बहू बेटी के साथ भला ऐसा कौन करता है? गिरफ्तार कर लीजिए। क्या सबूत है जो पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी? ये देखिए भैया, आप सबका करने का सबूत इसमें रिकॉर्ड है, और जो आपने मम्मी को मारा और भैया आपने भाभी को मारा, पिछले महीने की भी सारी चीजें। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तेरी इतनी हिम्मत, तुम सब औरतें अपने आप को क्या समझती हो? अरे सड़क पर आ जाओगी, मर्दों के बिना कुछ भी नहीं हो। इसी घटिया जिद्दी सोच को बदलने के लिए मेरी चारों देवरानी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपको सबक नहीं मिला। पर अब जेल जाकर अकल ठिकाने आएगी। अरे चलो चलो, अब कोर्ट में मिलना। वो भी तलाक के साथ। मेरी बहू बेटियां तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगी, और ना मैं। तब पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके ले जाती है और कमलेश को छोड़ देती है। वहीं घर की औरतें घरेलू हिंसा और तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करती हैं। 15 दिन बाद कोर्ट में पांचों बहू के पति और ससुर हाथ जोड़कर विनती करते हैं। वसुंधरा, हमें माफ कर दो। हमें जेल में रहकर पता चल गया कि हमने क्या गलती की है। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। समीक्षा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी कदर हो गई है। माफी से यादें नहीं मिटती। आप लोगों को कितने मौके दिए गए सुधरने के लिए, लेकिन कभी नहीं सुधरे। और हाँ, हमने पति नहीं छोड़े, हमने अत्याचार छोड़ा है। काश मैंने भी ये कदम सालों पहले उठा लिया होता, तो मेरी समीक्षा और रानी को ये झेलना ना पड़ता। वसुंधरा, मेरी दादी की वजह से मेरे दिमाग में ये उपज थी, क्योंकि उन्होंने घर की औरतों के नाम पर प्रॉपर्टी कर रखी थी। मुझे लगा तुम और हमारे घर की औरतें मर्दों को दबा ना दे, इसलिए मैंने ये सब किया। मुबारक हो, आप सब अपनी घटिया सोच और प्रॉपर्टी के साथ अकेले रहिए, क्योंकि मैं मेरी बहुओं के साथ कमाना जानती हूँ, जो हम पिछले 2 महीनों से कर रहे हैं। इस तरह कोर्ट में सारे सबूत पेश हो जाने के बाद सभी औरतों को अपने पतियों से तलाक मिल जाता है और वो अपनी एक नई दुनिया में रहने लगती हैं। पांचों बहुएं, सास और नंद, नई महिलाओं को हुनर सिखा रही हैं।
हर औरत का घर वही है जहां उसका सम्मान हो। अगर सम्मान ही ना बचे तो नई शुरुआत करने से मत डरना। यही अब तुम सब औरतों को भी करना है। दोस्तों, के घर की महिलाओं ने अपने पतियों को छोड़कर अकेले जीवन जीने का जो फैसला किया है वो सही है या उन्हें माफ करके उनके साथ रहना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।